10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे पोएम। और फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल और स्नो का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, बर्फ वगैरह। ठीक है, तो देखो पोएम को लिखने वाले कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले मैं तुम्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब भी हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट है जो ज्यादातर पोएम किस पर लिखते हैं, नेचर पर। जब भी इन्होंने कोई पोएम लिखी है, हमेशा किस पर लिखी है, नेचर पर आधारित। पहली पोएम इनकी डस्ट ऑफ स्नो है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब भी कोई पोएम लिखे हैं हमेशा किस पर लिखते हैं, नेचर पर। और अब भी इन्होंने नेचर पर पोएम ही लिखी है। ठीक है, तो देखो पोएम की शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या पढ़ना है। होता क्या है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि जीवन में हमेशा खुशियां मिलती हैं, ये बात तो तुम्हें भी मालूम है। एक पल में अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो दूसरे पल में शायद हमें उतना अच्छा ना मिले। कभी खुशी होती है तो कभी क्या होता है, गम, है ना, कभी खुशी कभी गम। तो अक्सर हमें उस चीज को महसूस करते रहना चाहिए जब हमें खुशी मिल रही है, और उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जब हमें क्या मिल रहा है, दुख। कुछ लोग होते हैं कि अगर अच्छा हो रहा है उनके साथ बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़े मजे आते हैं, जिंदगी सबकी आते हैं भाई, मेरे भी आते हैं, तुम्हारे भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जब दुख आता है तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होना लाजमी है, परेशान तो होना ही चाहिए भाई, दुख में खुशी थोड़ी ना होंगे, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम हो जाए। तो इस पोयम के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ है ना कुछ बुरा हुआ है। पोयम के अंदर ये नहीं बताया गया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि उसको ना ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। अक्सर होता है ना, जब किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ ज्यादा बुरा हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है, सच्चाई से दूर भागने की कोशिश करता है, सच्चाई का सामना नहीं करता, अपने आप को दूर ले जाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो वही काम यहाँ पर एक व्यक्ति कर रहा है। और कई बार क्या होता है, जीवन में छोटी छोटी बातें हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो वो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, और वो छोटी बातें हमारे जीवन को बदल कर रख देती हैं। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। कई बार क्या होता है, जो कौवा होता है, काला कौवा, काला ही होता है वैसे भी, नीला कौवा कहाँ होता है। तो जो कौवा होता है वो प्रतीक माना जाता है बुराई का। जब भी कौवा काव काव करता रहता है ना, तो बुराई का प्रतीक माना जाता है कि कौवे का बोलना, इस तरह से चैंचे करना, ये अच्छा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर कौवे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे किसी का जीवन बदल गया। तो कवि ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली है, जीवन में कभी भी कोई चीज किसी के लिए अच्छी नहीं होती, तो जीवन में कभी भी कोई चीज किसी के लिए बुरी भी नहीं होती। वो तुम्हें देखना है कि कोई सी चीज को तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करना है, अच्छे से या बुरे से। कैसे करोगे, अच्छे से करोगे, क्यों, अच्छे से एक्सेप्ट करोगे अच्छा होगा, बुरे से एक्सेप्ट करोगे बुरा होगा। कवि की एक खास बात है इस पोएम के अंदर, उसने हमें ये बताने की कोशिश करी है, जब भी कोई जीव जंतु को हम ये मानकर चलते हैं कि वो हमारे लिए बुरा है या कोई चीज हमारे लिए बुरी है, तो वो तुम्हारी गलती है कि तुम उसको बुरा मान रहे हो। वो बुरा नहीं है, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम उसके लिए अच्छे हो। तुम्हें देखना है कि तुम्हें उसे बुरा मानना है या अच्छा मानना है। तो यहां पर कौए ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से उस व्यक्ति की थिंकिंग ही बदल गई। एक बंदा घर से भागकर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और वो बहुत ही गहरे विचार में ऐसे मुंह झुकाकर बैठा हुआ है, और ये सोच रहा है यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, मैं तो खुद को खत्म कर लूंगा, ये है वो है, दुनिया भर का। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। ऐसे में क्या होता है, जिस पेड़ के वो नीचे बैठा हुआ है उस पेड़ पर आके कौवा बैठ जाता है, और पेड़ के ऊपर क्या लदी हुई है, बर्फ। होता है ना भाई, स्नोफॉल हो रही होती है तो पेड़ के पत्तियों के ऊपर, पूरे तने के ऊपर क्या चढ़ जाती है, बर्फ की एक लेयर सी चढ़ जाती है। तो कौवा आकर बैठता है और थोड़े बहुत अपने क्या करता है, विंग्स फड़फड़ाता है, ऐसे है ना। तो थोड़ी बहुत बर्फ है ना झड़कर उसके उस बंदे के ऊपर आके गिरती है, जो वो बंदा नीचे बैठा हुआ है। तो ठंडा ठंडा लगता है एकदम से। और कई बार क्या होता है, अचानक से हम कुछ सोच रहे होते हैं ना, गहरे डिप्रेशन में गए हुए होते हैं, और अचानक से कुछ नया सा हो जाए, हटकर हो जाए, तो फ्रेशनेस आ जाती है। वही चीज इसके साथ हुई, वही चीज इसके साथ हुई। तो देखो, सबसे पहली बात तो कवि ने हमें यह बताने की कोशिश करी है कि जो कौवा होता है वो बुराई का प्रतीक होता है, लेकिन यहां पर कौवे ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसकी जीवन बदल गया, उस आदमी का। दूसरी चीज, यहां पर जो व्यक्ति है वो कौन से पेड़ कर नीचे आके बैठा है, हेमलॉक ट्री। अब मैं तुम्हें हेमलॉक ट्री के बारे में बताता हूं। हेमलॉक ट्री की जो पत्तियां होती, इसको हिंदी में बोलते हैं धतूरे का पेड़। क्या बोलते हैं, धतूरा, धतूरे का पेड़। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही पॉइजनस होती हैं, और इसके आसपास भी ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पॉइजनस माना जाता है, जहरीला, टॉक्सिक।
तो देखो उस पेड़ के ऊपर बर्फ ढकी हुई थी और ये बंदा यहाँ पर आकर बैठता और कौवा भी उस पेड़ पर बैठ जाता और वो बर्फ गिरती है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। पहले तो वो डिप्रेशन में था कि मैं अब क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खुद को खत्म कर लूंगा, लेकिन जैसी वो ठंडी बर्फ उसके ऊपर गिरती है उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश बिल्कुल, कि नहीं अब मैं कुछ अच्छा करूंगा, अब मैं अपने उस दिन का बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल करूंगा। देखो आधा दिन तो इसने ऐसे ही वेस्ट कर दिया था ये सोच सोच कर कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसी वो बर्फ इसके ऊपर गिरती है इसके अंदर फ्रेशनेस आ जाती है और अब इसने फैसला लिया है कि मैं अब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अब मैं अपने बचे हुए दिन को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कुछ ढंग का कर लूंगा। तो अब इसने सोचा है कि मैं कुछ बढ़िया करूंगा। तो इसमें कवि ने दो बातें बताई हैं, एक तो वो जहरीला पेड़ और एक ये कौआ। दोनों चीजें खतरनाक मानी जाती हैं, बुरी मानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों चीजों ने किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख दिया। तो कवि ने कितनी बड़ी बात यहां पर बता दी कि कोई सी भी चीज बुरी नहीं होती तो कोई सी भी चीज अच्छी नहीं होती। ये हमें देखना है कि हम उसके अच्छी चीजों को देखते हैं या बुरी चीजों को देखते हैं। तो तुम्हें उम्मीद है लिंक समझ में आ गया होगा पोएम के अंदर होने क्या वाला है। ठीक है, अब जरा समय वेस्ट ना करते हुए की पॉइंट्स है और फिर इसकी कंप्लीट समरी है। तो छोटी सी पोएम है, स्टार्ट करते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो पोएम को समझाया गया है यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, मतलब यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी हैपनिंग है जो एक व्यक्ति के साथ हो रही है और बहुत ही आसान शब्दों में उस चीज का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट, it tells us that sometimes even a small incident may prove to be of a larger significance। कई बार क्या होता है जीवन में ना, कोई छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट होता है लेकिन जिसका हमारे ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही चीज यहाँ पर हुई। देखो कहने को तो कौवा कितनी छोटी सी चीज है और वो पेड़ के आगे, वो व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था आकर, कितनी छोटी सी बात है। हुआ क्या, नॉर्मली बर्फी तो गिरी भाई उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ी सी बर्फी तो झड़कर गिरी, लेकिन उस जरा सी मूवमेंट ने उसके जीवन को बचा लिया। वो बंदा सुसाइड करने के लिए आया था, जैसे तैसे मारने के लिए आया था, लेकिन अब वो रिफ्रेश हो गया बिल्कुल अचानक से, है ना। तो छोटी छोटी चीजों का कई बार क्या होता है, एक बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है हमारे जीवन पर, हमारे जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। थर्ड, द पोएट इज अपसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। जो पोएट है मतलब वो जो व्यक्ति था, स्टार्टिंग में तो वो बहुत अपसेट था, बट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड टोटली। लेकिन वो जिस तरह से स्नोस के ऊपर गिरती है, वो जो इंसिडेंट होता है, वो जो क्षण होता है, जिस क्षण वो थोड़ी सी बर्फ का चूरा उसके ऊपर गिरता है आके, वो पूरी तरह से उसका मूड बदल देती है। इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट फील्स रिलैक्स्ड। पोएम के अंत में पोएट को काफी रिलैक्स महसूस होता है एंड थैंकफुल टू द नेचर, और वो प्रकृति को धन्यवाद कहता है फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। जब वो अपने समय को बर्बाद करने के लिए आया था, आगे का दिन पूरा बर्बाद करने के लिए आया था, अब उसका वो दिन बर्बाद होने से बच गया, तो वो नेचर का शुक्रिया अदा करता है कि धन्यवाद मेरा बाकी का दिन बचाने के लिए। तो वो इस बात की खुशी मनाता है और नेचर का क्या करता है, शुक्रिया अदा, धन्यवाद। अब जरा कंप्लीट समरी पढ़ते हैं। उम्मीद है तुम्हें पोएम तो पूरी समझ में आई गई है, मैंने इंट्रोडक्शन ऐसा दे दिया, लेकिन जरा पॉइंट वाइज थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। जो कवि है वो बैठा है अपसेट होकर एक हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। अचानक से एक कौआ आता है उस ट्री पर। शेक्स द ट्री, और वो ट्री को हिलाता है, पेड़ को हिलाता है। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल्स ऑन द पोएट। और बर्फ के कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स, फाइन का मतलब होता है हल्के फुल्के पार्टिकल्स, मतलब धूल सी, बर्फ की एक धूल सी उसके ऊपर गिर जाती है झड़कर, है ना। जैसे वो कौवा उस पर आकर बैठता है, भाई थोड़ा बहुत तो पेड़ हिलेगा ना, हल्का फुल्का ही हिलेगा चाहे उसके पंखों से, तो वो थोड़ी बहुत बर्फ उसके पेड़ पे से हटकर पोएट के ऊपर गिरती है। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो वो जो मुलायम और ठंडा स्पर्श होता है बर्फ का पोएट के ऊपर, वो अचानक से उसके मूड को बिल्कुल सैड से क्या बना देता है, हैप्पी बना देता है। पहले वो उदास होता है, लेकिन अब वो उदास से क्या हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है। ही स्टार्ट्स फीलिंग रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश। अब वो बिल्कुल आराम महसूस कर रहा है, वो बिल्कुल रिफ्रेश, खुश, अंदर से तरोताजा महसूस कर रहा है। इन दिस वे अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। और इस प्रकार ये देखो, दिखने में कितनी सिंपल बात नहीं लग रही यार, बर्फी तो गिरी है, क्या हुआ, गिर जाती है नॉर्मली, लेकिन जरा खुद सोचो,
उस एक छोटे से क्षण ने, जब वो बर्फ उस कौवे की वजह से नीचे गिरी, उसके मूड को बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो अपने साथ क्या करने आया था, बिल्कुल शर्मिंदा था, अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था और खुद को मारने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उस जरा से उस मूवमेंट ने उसके दिमाग को, उसकी सोच को बदल कर रख दिया। अब वो बिल्कुल खुश है, और जो चीज वो अपने साथ करने के लिए तैयार था, अब वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल बदल गई है। तो वो तो इतने सिंपल मूवमेंट ने उसको बिल्कुल एक अच्छे ढंग से बदल दिया ना। इन दिस वे अ सिंपल मूवमेंट मूव प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो एक साधारण सा क्षण था, वो एक साबित हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब वो एक छोटा सा टाइम पीरियड उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था। एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। और इसकी वजह से पोएट का जो बचा हुआ दिन था वो बिल्कुल सेव हो गया, वरना वो बचा हुआ दिन भी वेस्ट कर देता। एंड हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है शर्मिंदगी, और ऐसे ही वो निकाल देता सारा दिन, खुद को अंदर ही अंदर घुटन महसूस करके। द ब्लैक, और देखो कितनी बड़ी बात, यहां पर कवि ने जानबूझकर दो चीजों का इस्तेमाल करा है, एक तो कौए का और एक हेमलॉक ट्री का। दोनों के दोनों बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस पेड़ होता है, खतरनाक होता है, उसकी पत्तियों में जहर होता है, ठीक है। और एक कौए का जो कि खुद एक बुराई का प्रतीक है, जब कोई मर जाता है डेथ का सिंबल माना जाता है कौआ। तो देखो कवि ने कितनी अच्छे से उसने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि एक कौआ, एक हेमलॉक ट्री, दोनों ने मिलकर किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन को बचा लिया। कितनी बड़ी बात है। तो कवि ने यहाँ पर एक तीर दो शिकार करें, एक तो ये चीज, एक तो उसने सबसे बड़ी बात हमें ये बताई है कि जीवन में हमारा जो एक छोटा सा क्षण होता है ना, वो भी छोटा सा क्षण हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम चाहें तो। और दूसरी चीज, हर वो चीज जिसको हम बुरा मानते हैं, जरूरी नहीं है वो चीज बुरी हो, वो हमारे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर कौआ और वो हेमलॉक ट्री। तो आगे पढ़ते हैं। द ब्लैक क्रो इज कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। बिल्कुल, जो काला कौआ होता है, वैसे तो कौआ काला ही होता है, तो जनरली वो किस चीज का सिंबल माना जाता है, डेथ का, फियर, डर का, है ना, अक्सर ऐसा होता है। सिंस द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विद गुडनेस, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कौए का संबंध होता है वो कभी भी गुडनेस से नहीं होता है, अच्छी चीजों से संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कौए ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पोएट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हुआ ना, अच्छा साबित। अब कवि खुश है। तो कौए का संबंध यहाँ पर अच्छी चीजों से तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज आयरनिक, ये आयरनिक का मतलब होता है विडंबना। विडंबना का मतलब मैं बता देता हूँ, बहुत टिपिकल वर्ड है, कभी भी कुछ बच्चों को समझ में आता है और कुछ बच्चों को समझ में ये नहीं आता। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना और वो दूसरे के लिए अच्छी होती है। जर्नली जिस चीज को हम बुरा मानते हैं, वो अचानक से क्या साबित हो जाती है, अच्छा साबित हो जाती है। तो ये आयरनी है। आयरनी कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। अब नॉर्मली हम किसी को बोलेंगे यार कौए की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई, वो कहेगा क्या बात कर रहा है, कौए ने जिंदगी बदल दी, तो आयरनी है। वो कहेगा नहीं यार, कौआ तो बुराई का प्रतीक होता है, डेथ का सिंबल होता है, कौआ कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, तो ये आयरनी तो है। आयरनी कहने का है ऐसी सिचुएशन जो हमारे साथ घटी है, हमें विश्वास है लेकिन दूसरे लोगों को विश्वास नहीं है। आयरनी है ये। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, कि ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। इट इज आयरनिक, ये विडंबना थी इस पोयम में। इट इज डूइंग अ गुड डिड, इसने एक अच्छा काम किया है। बाय शेकिंग ऑफ द स्नो, मतलब उस कौए ने बर्फ को हिला करके कितना बढ़िया काम कर दिखाया, एक गुड डिड कर दी उसने, एक अच्छा कार्य कर दिया। डिड का मतलब यहां पर है कार्य, जो कि कौए ने करा है, जबकि लोग उसे क्या मानते हैं, बुरा। तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पेड़ भी तो देखो कौन सा लिया, हेमलॉक ट्री। तुम जानते हो कि और भी कितने अच्छे अच्छे पेड़ होते हैं, वो कवि को कहीं पे भी बिठा देता, नहीं, उसने हेमलॉक ट्री के नीचे ही बिठाया। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज टू यूज एन ओक, उसने ओक ट्री इस्तेमाल नहीं करा। ओक ट्री होता है एक पेड़ होता है जो कि जहरीला नहीं होता। मैपल और पाइन ट्री, ना ही उसने मैपल और पाइन ट्री इस्तेमाल करा, ये भी पेड़ों के नाम है, इन पे फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं। मैपल, मैपल भी फ्रूट होता है। तो उन्होंने इस तरह के पेड़ को इस्तेमाल नहीं करा। इस्तेमाल कौन सा करा, हेमलॉक ट्री, जो कि खुद एक जहरीला पेड़ होता है, उसने भी उसकी जिंदगी बदल दी कवि ने, कवि की। नो इंस्टेड ही चूज द हेमलॉक ट्री, इसकी बजाय उसने इस्तेमाल करा है एक हेमलॉक ट्री विच इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी। तो देखो कितनी बड़ी बात है, उसने पेड़ के मामले में भी कैसा पेड़ इस्तेमाल करा है, जो कि पॉइजनस होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है।
ठीक है, तो उसने ये बात बताने की कोशिश करी है कि जीवन में हर चीज जो अच्छी है वो सबके लिए अच्छी हो या ना हो, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बुरी है तो सबके लिए बुरी हो या ना हो, ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फोर्थ, एनीवे द ब्यूटीफुल स्नो दैट एडोन्स द पॉइजनस हेमलॉक ट्री ब्रांचेस इज शेकन ऑफ बाय अ स्कैरी क्रो। तो देखो किस तरह से जो खूबसूरत स्नो थी, खूबसूरत बर्फ थी, उसने सजा रखा था हेमलॉक ट्री को। एडोन्स का मतलब होता है सजाना, मतलब बर्फ ढक जाती है ना पेड़ के ऊपर, कितना अच्छा दृश्य लगता है। किसी पेड़ के ऊपर कहीं कहीं पर पत्ती निकल रही हो, कहीं कहीं पर क्या ढकी हुई है, बर्फ। तो उसने उस पॉइजनस हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस को ढका रखा था, सजा रखा था, और उसको शेक ऑफ कर दिया गया, हिला दिया गया एक स्कैरी क्रो से, भयानक कौए से, है ना। भयानक कौआ उसके ऊपर आकर बैठता है और वो उसकी ब्रांच को हिला देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस द एलिमेंट्स ऑफ द फियरसम क्रो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज करा है एक डरावने कौए को एंड अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री टू डू समथिंग गुड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेरे कहने पर अगर तुम इस लाइन को अंडरलाइन कर लो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक डरावने कौए का इस्तेमाल करा और एक पॉइजनस ट्री का इस्तेमाल करा, और दोनों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करवा दिया। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस द एलिमेंट ऑफ फियरसम क्रो एंड पॉइजनस हेमलॉक ट्री। उसने फियरसम क्रो और पॉइजनस हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल करके टू डू समथिंग गुड, उसने कुछ ऐसा करवाया जो अच्छा था। शेक द वाइट प्योर स्नो ऑफ द ब्रांचेस। उसने बर्फ जो थी सफेद सफेद, उसको वहां से हटा दिया और वो किसके ऊपर गिर गई, उस कवि के ऊपर, और उसका जीवन बदल गया। दिस गुड एक्ट लिफ्ट द सुसाइडल पर्सन स्पिरिट। मतलब इस अच्छे कार्य ने जो उस व्यक्ति की आत्मा थी, मतलब उसके अंदर की जो सोच थी, उसके अंदर का जो क्षण था व्यक्ति के अंदर का, वो क्या सोचकर बैठा हुआ था कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं अब खुद को खत्म कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गया। स्पिरिट कॉजिंग हिम टू चेंज हिज माइंड। उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग, उसकी सोच बदल गई, उसका विचार बदल गया अबाउट किलिंग हिमसेल्फ, जबकि वो खुद को मारने के लिए तैयार हो गया था। द स्मॉल एक्ट कॉजेज द मेन टू हैव एन एनलाइटन्ड इनसाइट। तो देखो इस छोटे से एक्ट ने उस आदमी के अंदर एक रोशनी सी उत्पन्न कर दी, अंदर ही अंदर। एनलाइटेंड का मतलब होता है रोशनी, दिव्य रोशनी। वी हैव अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री कवर्ड इन प्योर व्हाइट स्नो एंड अ मैन हु इज डिप्रेस्ड प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ एंड वॉकिंग अंडर द ट्री। तो देखो किस प्रकार जो जहरीला हेमलॉक ट्री था, धतूरे का जो पेड़ था, और उसके ऊपर जो व्हाइट स्नो ढकी हुई थी, किस प्रकार उसने उस व्यक्ति की सोच को, जो खुद को मारने के लिए उस पेड़ के नीचे आकर बैठा था, उसको बदल कर रख दिया। तो जीवन में कोई कोई सा क्षण ऐसा होता है जिसका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्या पड़ता है, प्रभाव। एट दैट प्रिसाइज मोमेंट, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही, यही वो क्षण था, यही वो मौका था, यही वो बिल्कुल सही क्षण था जब एक व्यक्ति कुछ कर सकता था। देखो, द ब्लैक क्रो ऑफ डेथ शेक्स द प्योर गुड स्नो ऑन टू द मैन। वो जो काला कौआ था, जो कि मृत्यु का संकेत होता है, डेथ का सिंबल होता है, उसने उस शुद्ध अच्छी बर्फ को हिलाया ऑन टू द मैन, और किस पर शेक कर दिया, किस पर झाड़ दी वो बर्फ, आदमी के ऊपर। अब जैसे ही उसके ऊपर वो बर्फ गिरती है, अचानक से उसे ठंडा सा महसूस होता है, तो उसके अंदर फ्रेशनेस आ जाती है भाई, उसके अंदर क्या आ जाती है, तरोताजापन आ जाता है, रिफ्रेश हो जाता है वो। ऑल दैट गुडनेस हेल्प्स द मैन टू चेंज हिज माइंड। और ये वही अच्छाई थी जिसने उस आदमी के माइंड को बदल कर रख दिया अबाउट किलिंग हिमसेल्फ। उसने प्लान बना लिया था, उसने ये योजना बना ली थी कि यार मैं तो खुद को खत्म कर लूंगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, लेकिन अब उसका मूड बदल गया। इंस्टेड ही डिसाइड्स टू लाइव। अब उसने फैसला करा जीने का। फॉरगेट द रिग्रेट। और जो भी उसको शर्मिंदगी हो रही थी अंदर ही अंदर, उसने उसे भूलने की कोशिश करी कि मैं अब इस चीज को भूल जाऊंगा। सोरो टू इनेबल हीलिंग। और उसने अपने उस दुख को भूल गया और खुद को बचाने की कोशिश करी। हीलिंग का मतलब होता है सुरक्षित करना। उसने ये फैसला करा कि मैं खुद को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, खामे खा मैं इतने छोटे से दुख की वजह से खुद को परेशानी में क्यों डालूं, मैं खुद को बचाने की कोशिश करूंगा, खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करूंगा। तो उसने अपने उस दुख को खत्म करा, और दुख को खुद खत्म नहीं करा, उस छोटी सी मूवमेंट ने उसके उस दुख को खत्म कर दिया। 7th पॉइंट, द पोएम डस्ट ऑफ, पोएम तो खत्म हो गई है, अब कुछ एडिशनल बातें हैं पोएट के बारे में और पोएम के बारे में। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिट्रेट्स। इसको रिट्रेट्स पढ़ते हैं, राइट्रेट्स। इसका मतलब होता है दोहराना, बार बार बताना। मुझे बताओ पूरी पोएम में बार बार कवि किस एक चीज पर बोले जा रहा था बार बार,
छोटा सा मूवमेंट, छोटा सा मूवमेंट, जीवन में छोटा सा क्षण होता है, उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये बात याद हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर तुमने पोएम ध्यान से पढ़ी है तो तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए। तो बार बार पोएट हमें यहाँ पर क्या दोहरा रहा था, वही एक छोटी सी बात, ठीक है, एक छोटा सा क्षण हमारे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो देखो ये लिखा हुआ है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्रेट्स, राइट्रेट्स का मतलब होता है दोहराना, बार बार बोलना, ठीक है। दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन अवर फ्यूचर, मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे जीवन की, वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन लाती हैं। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, और चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब अगर हम उन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दें तो उससे हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जरा सोचो, बैठो, समझो, उस चीज को देखो कि यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कुछ सोचो उसके बारे में, तभी परिवर्तन आएगा। लेकिन हम लोग सोचते ही कहाँ हैं। इट ऑल्सो शोज दैट इफ वी कैन टेक द हार्ड टाइम ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, मतलब अगर हमें जीवन में कभी मुश्किल समय आता है, मतलब अगर हमारे जीवन का ऐसा टाइम है जो हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम का मतलब होता है मुश्किल का समय, है ना, जिस समय हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई भी है तो हम क्या करते हैं, हम हार मान जाते हैं। भाई मैं तो नहीं मानता, तुम लोग तो जरूर मानते होंगे, मुझे मालूम है पूरा। तुम जैसे लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, अफसोस करते हैं, यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ये नहीं हो सकता, मेरा वो नहीं हो सकता, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो भगवान भी आकर बोलेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास ही आ जा तू। तो हमें क्या करना है, हमें उस समय में बैठकर ये सोचना है कि अगर मुश्किल समय है तो इस मुश्किल समय को खत्म कैसे किया जाए। इस मुश्किल समय को हमेशा ध्यान रखना, भगवान अगर ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न कर रहा है ना जब मुश्किलें हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। वो वजह तुम्हें समझ में नहीं आएगी, है ना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इस बात को समझ लोगे कि हाँ कुछ तो वजह थी, आखिर मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ, कुछ तो परिवर्तन आया। इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम्स, और तभी अचानक से, इवेंचुअली का मतलब होता है अचानक, और समथिंग का मतलब होता है कुछ, कुछ ऐसा, है ना, अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो हमारा समय किस में बदल जाता है, हैप्पियर टाइम में। मतलब कुछ समय पहले हम मुश्किल में थे, कुछ समय पहले हम उदास थे, कुछ समय पहले हम परेशान थे, लेकिन तुरंत वो समय किस में बदल गया, खुशी के समय में। अब हम खुश हैं, हैप्पी हैं। 8 पॉइंट देखते हैं। द सिंपल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस, जो आसान आसान चीजें हम दूसरों के लिए करते हैं उसी से डिफरेंस होता है, उसी से ही परिवर्तन आता है। जस्ट थिंक अबाउट दोज रैंडम एक्ट्स, जरा उन चीजों के बारे में सोचिए। रैंडम एक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य, एनी वर्क, हर वो चीज जो तुम दूसरों के लिए करते हो, चाहे वो छोटी मोटी हो, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा एक्ट होता है काइंडनेस का, जरा उन चीजों के बारे में सोचिए। एंड हाउ मच दे ब्राइटन अ पर्सन डे एंड समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर, वो किस प्रकार दूसरे के जीवन को ब्राइटन कर देता है, रोशन कर देता है। मतलब अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में क्या आ जाती है, रोशनी, दूसरे के जीवन में क्या आ जाता है, उजाला आ जाता है, खुशी आ जाती है, और जिसकी वजह से उनका भविष्य बदल जाता है। 9th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, अपने जीवन में हर उस छोटी से छोटी चीज को नोटिस करो और उसको अप्रिशिएट करो, मतलब मानो, मतलब उस पर ध्यान दो। मेक अवर लाइफ हैप्पियर, तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, खुशी, खुश हो जाएगा। इट विल ऑल्सो कॉज अस टू हैव अ स्पिरिट दैट इज विलिंग टू चेंज देयरफॉर सक्सेड, मतलब जब तक हमारी आत्मा कुछ ऐसी नहीं बनेगी कि हम उन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान देंगे, तब तक शायद हम कामयाब भी ना हो पाए। और अगर हमने उन चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, अगर हम उन चीजों को कंसिडर करने लगे, उन छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर उतारने लगे, उन परिवर्तन को महसूस करने लगे, अगर हमारी आत्मा ने ये बात मान ली कि यार मैं चेंज करके रहूंगा, अपने आप को बदल कर रहूंगा, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से, फिर तो तुम कामयाब होकर ही रहोगे, ठीक है।